नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार आप सब लोगों से वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और निश्चित तौर पर आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है, उस चर्चा के विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह बिसला जी। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर बिसला जी आपको नज़र आ रहे हैं। इनके 12 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो चुके हैं, जिनका फ़ायदा पूरे विश्व भर के लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो यात्रा है, बचपन से लेकर शिक्षा की अभी तक की जो यात्रा है, इन्होंने 8वीं क्लास का जो हरियाणा बोर्ड था उसमें भी हरियाणा प्रदेश में टॉप किया था और 10वीं कक्षा भी हरियाणा बोर्ड की इन्होंने टॉप किया पूरे प्रदेश में। तो डॉक्टर अमरजीत बिसला जी की ज़ुबानी जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपके इस इंटरव्यू को हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। आपकी जो एक शिक्षा की यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत बिसला है जी। मैं अभी साइंटिस्ट की पोस्ट पे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में कार्यरत हूँ जी। मेरा जो एजुकेशनल कैरियर है वो मेनली शुरू की मेरी जो शिक्षा है, मैं गांव जलालपुर कला से बिलोंग करता हूं, जो जींद ज़िले के अंदर आता है। जी डॉक्टर साहब। हरियाणा के अंदर। और मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल, हरिभूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि जींद ज़िले के कोई ज़्यादा जाने माने स्कूल नहीं है, एक नॉर्मल स्कूल से हुई है। जी। लेकिन उसको स्कूल को पहचान आपकी वजह से मिली। जब आपने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लिया तो निश्चित तौर पर आपने ज़िले का नाम भी गौरवान्वित किया और उस स्कूल का नाम भी गौरवान्वित किया। देखिए, वो तो स्कूल के अंदर भी देखो, चाहे स्कूल बड़ा हो या ना हो जी, एक तो जो उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, दूसरा उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ग्रास्प करते हैं अपनी चीज़ों को, स्टूडेंट कितना टीचर से सीख पाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा हाई फाई स्कूल के अंदर पढ़ो, ज़्यादा हाई फाई स्कूल हो, बहुत ज़्यादा फीस दो तो वहीं से आप ज़्यादा टॉप कर सकते हो, क्या बात है या वहीं से आप जो है अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो एक नॉर्मल परिवार से आप बिलोंग करते हो। जी। मेरे फादर जो है खेती करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। जी अभी भी जो है हमारे घर पे पशु हैं, जी। तो मेरे मम्मी पापा वो काम करते हैं और हम अभी भी खेतों में रहते हैं। हम कोई मतलब घर हमने खेतों में बनाया हुआ है, हम कोई ज़्यादा शहरी इलाके से बिलोंग नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, कि डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रास्प करते हो और कितना फिर आप आगे उसको लेके जाते हो, कितना अप्लाई करते हो। यही इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। जी जी। उसके साथ साथ सक्सेस के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है माँ बाप का। क्या बात है डॉक्टर साहब। माँ बाप का रोल ये है कि माँ बाप आपको, ऐसा नहीं है कि देखो, आज तक बेशक मेरे माँ बाप खेती करते हैं, घर हाउसवाइफ है मेरे मदर, पर हमें आज तक किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। जी डॉक्टर साहब। कंप्यूटर से लेके लैपटॉप सब कुछ जो है, हमें सारी चीज़ों की सुविधा टाइम टू टाइम मिलती रही। हम जो है हमारे अभी तो थोड़ा सा घर हमने आगे की तरफ बनाया हुआ है, आपने देखा। पहले हमारे घर के आगे ही ग्राउंड था। हम मेरे फादर 3 भाई हैं, तो हम सारे बच्चे यहीं पे खेलते थे। हम कभी दूसरी जगह खेलने नहीं गए। हमारे साथ मतलब ऐसा था कि भाई मेरे फादर को यूँ था कि भाई क्यों जाना किसी दूसरी जगह, अपने पास जगह है। हमारे साथ वो खेलते थे। मतलब जब हम स्कूल से आते थे तो वो हमारे साथ खेलते थे हमारे साथ। तो इस टाइप से हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी खेलने की। अदरवाइज जो है आजकल का माहौल ज़्यादा ठीक भी नहीं है। लोग खूब नशा भी करते हैं गांव में, खासकर हमारी पीढ़ी वाले जो है। तो उस चीज़ों से हम इसलिए बचे रहे क्योंकि हमें मतलब सारी मूलभूत सुविधाएं यहीं पे मिलती रही। हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी डॉक्टर साहब। फिर मैंने 12वीं की जो अपनी एजुकेशन है, मैंने 11th में मेडिकल लिया। 11th में मेडिकल लेके मैंने 12वीं की जो शिक्षा अपनी इंडस पब्लिक स्कूल से ली। इंडस पब्लिक स्कूल थोड़ा जाना माना स्कूल है। बिल्कुल। तो क्योंकि मेडिकल की सुविधा उस टाइम पे पूरे जींद में, जो अभी तो हो सकता है 1-2 और स्कूल और 3 ही स्कूलों में थी, DAV, मोतीलाल और इंडस। तो मैंने अपनी इंडस पब्लिक स्कूल से अपनी 12th पास करी। जी डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद जो है, जो अमूमन होता है मेडिकल जो कोई भी स्टूडेंट लेता है, तो उसका के लिए ट्राई करता है। बिल्कुल बिल्कुल उसका एक ही मोटो रहता है, भाई मैं MBBS बन जाऊँ। जी।
जब मैंने 12th में था तो मेरे को ज़्यादा वेटनरी का नहीं पता था कि भाई वेटनरी नाम की भी कोई चीज़ होती है जी या डॉक्टर साहब। क्योंकि देखो एक पढ़े लिखे परिवार का देखो उनको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होता है चीज़ें का। मेरे फादर जो हैं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वही बात सुविधाएं हमें पूरी मिली। पर उनको वो भी पूछते थे लोगों से जो गांव में हमारे थे, पहले 1-2 MBBS डॉक्टर थे, उनसे पूछते थे तो वो लोग जैसा गाइड करते थे फिर हम डिस्कस करते थे अपने घर में, तो उस हिसाब से चलते रहे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो चीज़ मिली है वो ख़राब नहीं, बहुत बढ़िया है। हम तो मतलब फुल सक्सेस क्या बात जो हमें मिली है उससे हम सेटिस्फाइड है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने ड्रॉप किया 1 साल जो कोचिंग हम लेते हैं। जी। तो वो मैं अप डाउन करता था रोहतक से। ड्रॉप करने के बाद कहीं कुछ डिप्रेशन की तरफ नहीं गया आदमी, डिमोरलाइज हो जाता है, ऐसा कुछ मन में आ गया यार तूने फर्स्ट चांस में अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, तो उससे कैसे उभर के आए ताकि जो बच्चे आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो किस प्रकार से डिमोरलाइज होने से बच पाएँ? देखिए डिमोरलाइज वाली बात नहीं, मेरे अंदर कभी भी एग्ज़ाम को लेकर जो है ना कभी डिप्रेशन नहीं आता कि भैया कोई एग्ज़ाम है तो उसका आपको डिप्रेशन होएगा ना, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि उसमें भी आपके परिवार का रोल है कि वो आपको कैसे मोटिवेट करते हो। एक आपके ऊपर जो पीयर प्रेशर नहीं होता। मेरे फादर कभी नहीं बोलते कि भैया फलाने का बच्चा जो है ऐसा पढ़ रहा है, कि या मेरी मदर नहीं बोलती। उनको यूँ है कि जैसा आपका कैलिबर है उस हिसाब से आप चलोगे, जिसका जो है वो उस हिसाब से चल रहा है। तो ऐसा मेरे को तो कभी डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं आज तक कि भैया ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। इधर अपना घर पे आते थे तो हम तो काम में भी हाथ बटाते थे अपने। हम 3 भाई बहन, हम तो सब सारा काम कर लेते हैं घर का। और अब भी आप वर्तमान में जब छुट्टियों में आते हैं तो आप परिवार का, पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं? बिल्कुल। तो हमें जॉब डजंट मीन कि भी आप माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है। जी। और जब माँ बाप काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ऐसा नहीं है कि भैया, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अब हमने घर पे भैंस रखी हुई है तो उस भैंस से भी हमारा अपना लगाव है, तो हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या कोई छोटा बड़ा थोड़े हो गया। भैंस का काम छोटा आदमी थोड़े करेगा। जी। तो भैंसों का ही मैं डॉक्टर हूँ। क्या बात है। तो भैंस की सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या बात है? ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो भैंसों के डॉक्टर बनने की वो जो यात्रा है एज ए वेटरनरी सर्जन, उस यात्रा के बारे में दर्शकों को आप बताइए प्लीज। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो मेडिकल के अंदर तब ऑल इंडिया PMT एग्ज़ाम होता था, आजकल तो नीट होता है जी। मेरा लास्ट बैच है जब मैंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्ज़ाम दिया था। उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस 2 एग्ज़ाम होते थे। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो मेंस के अंदर मैं 7 या 8 नंबर जो कट ऑफ लिमिट थी, तो क्योंकि उस टाइम सीटें भी बहुत कम होती लिमिटेड सीटें थी। 2011-12 की बात मैं कर रहा हूँ। 2011-12 से आज जो है काफ़ी फ़र्क आ गया। आज तो काफ़ी सीटें हैं MBBS की, तो उस टाइम नहीं होती थी। फिर उसके बाद जो है किसी ने बताया था कि वेटनरी सर्जन का भी एग्ज़ाम होता है, तो हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनी थी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार में, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अलग हुई थी। जी। तो उस यूनिवर्सिटी का भी एक पेपर हुआ, तो उस पेपर में मेरी 5th रैंक आई। क्या बात। तो उस पेपर में जो मेरी 5th रैंक आई, फिर मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। बस फिर हमें कोई यूँ नहीं था कि भाई ना मेरे पेरेंट्स को ना मेरे को कि भाई MBBS में नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मैंने पूरी मेहनत करी अपनी, जो भी है मेरे पेरेंट्स मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। तो जो वहाँ पे भी फिर मेरे को माहौल मिला। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन 2012 में मेरा एडमिशन हुआ, 17 में मैं पास आउट हुआ। 5 ईयर का डिग्री कोर्स होता, अब वो 5.5 साल का हो गया। तो वहाँ भी आपका जितना हमें पता है गोल्ड मेडल रहा है? हाँ जी हाँ। तो वहाँ पे जो हमारी डिग्री में 3 गोल्ड मेडल थे, तो वो तीनों मेरे ही थे। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी रिसेंटली 28 जनवरी को हमारी कॉन्वोकेशन हुई है, तो उसमें मेरे को वो गोल्ड मेडल अभी मिले थे। क्या बात। हाँ जी, गवर्नर साहब आए थे हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय जी। हाँ जी, बंडारू दत्तात्रेय जी आए थे, तो उन्होंने गोल्ड मेडल दिए हमें। फिर उसके बाद जो है जैसे 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, ICAR कंडक्ट करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है जी। PG का अलग होता है, वो PhD का अलग होता है। तो PG के जब हुए एग्ज़ाम तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उसमें। क्या बात है। हाँ जी। जीवन में हमेशा प्रथम रहे हैं।
मेरे को यूँ देखिए, मेरा ये मानना है कि सेकंड को कोई नहीं पूछता। ठीक है। मतलब कोई ठीक है, सेकंड भी देखो अपनी अपनी परसेप्शन है। देखो हाँ। अब पूरी क्लास में सबके सब यूँ सोचते हैं माँ बाप भी, भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। पर क्लास में 100 बंदे आना तो होंगे, फर्स्ट तो एक ही आएगा। जी डॉक्टर साहब। तो पर किस्मत भी होती है, मेहनत भी होती है, सारी चीज़ें होती है। आपको पीछे से भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब। आपको माहौल भी वो देते हैं कि कैसा आपको मिल रहा है माहौल, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। एक बंदे के लाइफ में अनड्यू प्रेशर रही जाए तो वो उस टाइप से सक्सेस नहीं हो पाता है। जी डॉक्टर साहब। तो ठीक रहा, मतलब फर्स्ट पोजीशन मेरी बरकरार रही। जी। तो फिर मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने के बाद थोड़ा सा और प्रोत्साहित हुआ मैं। जी। फिर जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक प्रीमियर वेटनरी इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जी। बरेली में है। जी जी। वहाँ से मैंने वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर जो है, जिसको आम भाषा में मादा प्रसूति रोग विभाग जिसको बोलते हैं, ह्यूमन में गायनी जैसे होती है, सेम ऐसे ही पशुओं में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है डॉक्टर साहब। 2019 जुलाई में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद जो है वहाँ भी गोल्ड मेडल? वहाँ पे मैं अपने डिपार्टमेंट का टॉपर रहा। क्या बात। हाँ जी, वहाँ पे, पर मेरे पास वहाँ का कोई मेडल नहीं है जी। तो उसके बाद फिर मेरी 2019 में पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। दिसंबर के अंदर नेट का एग्ज़ाम हुआ। मेरा नेट पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया जी। मैंने यूजीसी नेट भी 3 बार क्वालिफाई किया। क्या बात है। हाँ जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो फिर उसके बाद जो है 2019 के अंदर पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया। उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। क्या बात है। हाँ जी। मतलब दर्शकों, आप जो इंटरव्यू देख रहे हैं, ऐसी शख्सियत है अमरजीत बिसला जी, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने जीवन में मतलब प्रथम पोजीशन के लिए काम किया और मेहनत करी और हमेशा फर्स्ट रहे और अनेकों गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज कराए। जी बिसला जी। हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लेना था। तो पीएचडी में मैंने एडमिशन नहीं लिया उस साल। रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा कि देखो, मेरा ये मन था कि मैं हिसार से ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी दोबारा से हिसार से करूं। हिसार से ही लगाव था? हिसार से ज़्यादा लगाव था जी। पर किसी कारणवश उस साल जो है हिसार में पीएचडी की सीटें नहीं आई। ठीक है डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हिसार ही स्टे करता हूँ। मैंने हॉस्टल में ही रूम लिया वहाँ पे और मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ठीक है। यूपीएससी की खुद ब खुद तैयारी शुरू करी मैंने बिना किसी कोचिंग वगैरह के। तो उसी साल फिर कोविड आ गया मार्च में। फिर मार्च में सभी हॉस्टल्स वगैरह बंद हो गए। फिर सब लोग अपने घर आ गए तो मैं भी अपने घर पे आ गया। जी डॉक्टर साहब। तब जो है फिर मैंने घर पे तैयारी करी। एग्ज़ाम जून में होना था, प्रीलिम्स यूपीएससी का, वो शिफ्ट होते 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 अक्टूबर में पहुंच गया। जी डॉक्टर साहब। तो वो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स था मेरा। फिर मैंने सोचा कि भाई पीएचडी का भी एग्ज़ाम देना। वो 23 सितंबर को मेरा पीएचडी एग्ज़ाम था। 2020 की बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। फिर 20 एक बीच में फॉर्म निकले थे गढ़वासू जो यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? लुधियाना में है जी। पंजाब में। जैसे अपने हिसार में यहाँ है तो पूरे पंजाब की एक ही यूनिवर्सिटी है, वो लुधियाना में है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो जैसे आपने नाम सुना होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी जी। तो ऐसे ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कुछ ऐसी कि वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ अलग करी जाएं। तो 2010 में जो हिसार में अलग बन गई थी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। जी डॉक्टर साहब। एंड जो 2005 में बन गई थी, 5 के एंड में 6 में फंक्शनल शुरू हुई, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में। जी। तो वहाँ के मई में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले। तो असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट कह लो, एक ही बात है जी। वो सिर्फ स्कीम्स का फ़र्क होता है जी। तो वहाँ पे गायनी के अंदर एक ही सीट निकली। तो फिर उसमें का फॉर्म मैंने भर दिया क्योंकि मेरा नेट क्लियर था, मेरा मास्टर्स डिग्री थी, नेट थी जी। तब तक मेरे पास 4 पब्लिकेशंस भी थे क्योंकि उसमें रिसर्च पब्लिकेशंस की इंटरनेशनल लेवल के? इंटरनेशनल थे मेरे पास। हाँ जी। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस थे मेरे मास्टर्स के रिसर्च प्रोग्राम से जी। फिर मेरा 1 अक्टूबर को हो गया इंटरव्यू जी, और 4 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स होना था जी।
तो थोड़ा सा बंदा Disturb हो जाता है वो इंटरव्यू तैयारियाँ। के लिए भी बिल्कुल जो लास्ट में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, वो नहीं हो पाती है। और तो मैंने गढ़वासू वाला जो इंटरव्यू मैं देने गया 1 तारीख को, तो सेम डे मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छा हुआ इंटरव्यू। जी 11:30 बजे मैं इंटरव्यू दे के वहाँ से निकला, तो उसके बाद लगभग 5 बजे मेरे को ईमेल आ गई, अपॉइंटमेंट लेटर आ गई। सेम डे ही। सेम डे ही। जी यूजुअली क्या होता है, सेम डे ही अपॉइंटमेंट लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के आ जाते हैं। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है, जी, जी, सेम डे ही आ जी। गया। उनको उनके रिक्वायरमेंट का उनको प्रोफेसर मिल गया, इसलिए उन्होंने तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया। अदरवाइज वो किसी और स्टेट में जाता। हाँ, हो ऑप्शन अगर सकता उसको था कि मिलती तो अगर निश्चित। उनको ऑप्शन होती, या मे भी जो भी रहा, बाकी लोग जो कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू कैसा हुआ। जी जी मेरे साथ एक पीएचडी कैंडिडेट भी कंप्लीट कर रहे थे, जिनकी पीएचडी कंप्लीट थी, और 4-5 ऐसे थे कैंडिडेट जो लास्ट ईयर ऑफ पीएचडी में थे, है। सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर में थे। जी 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 तो पर ठीक था, मेरा रिकॉर्ड तो बन गई बात है। जी 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 डॉक्टर साहब। तो मेरा पहला ही इंटरव्यू मेरा वो था, तो उससे पहले तक देखो पढ़ता रहा, तो ऐसे कहने वाले भी बहुत लोग आपको मिलते हैं कि क्या पढ़ते रहो, क्या ही करा ज़िंदगी में, ठीक है। होना जाना कुछ है नहीं। हम्म। तो ये तो ऐसे ही है, सिफारिशी हाँ। होते हैं लोग, पैसे से मिल जाते हैं। हम्म। तो फिर हमारे घर पे भी जिक्र चलता था इसी बात का, मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी जिक्र करते थे। जी वो कहते थे कि भी बिस्ले तेरा नहीं होगा तो फिर किसका ही होगा। ठीक बात है। इंटेलिजेंसी हाँ, और क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क जब आपकी है तो बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमें भी यूँ लगता था, हम भी घर बात करते थे कि भाई अगर जिस दिन हमारा नहीं होगा, मान लो कहीं सिलेक्शन की, भाई इतना ठीक ठाक करने के बावजूद भी, तो हाँ। फिर देखेंगे। फिर इसका मतलब तो भाई अगर हमसे कम वाले का हो जाता है, इसका मतलब सिफारिश है सिफारिश से। या फिर पैसा चलता है। पर जी। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। देखो चलता होगा जहाँ भी जो भी होता होगा, जी, आई डोंट लेकिन- नो, पर मेरे साथ तो जो हुआ, आपकी इंटेलिजेंसी के बेस पर ही जो जितने जो भी अचीवमेंट है सब मतलब वो आपके। अचीवमेंट के बेस पे जो है मेरा सिलेक्शन हो गया, जी जहाँ पे अभी मैं कार्यरत हूँ। मेरा 2020 में, फिर मैंने नवंबर में ज्वाइन किया। अभी लगभग 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर 2023 के अंदर। जी तो अब मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। जी। डॉक्टर साहब, आपकी जो यात्रा है वास्तव में प्रेरणादायक है और बड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे दर्शक जो इसको देख रहे होंगे। जो आपने बताया कि आपके 12 रिसर्च इंटरनेशनल लेवल के पेपर आपने पब्लिश किए हैं, उन इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम जो किसान हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनके बेनिफिट, उनका किस प्रकार से उनका जुड़ाव है उन रिसर्च पेपर के साथ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो एरिया ऑफ वर्क है, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ, वो वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है, जिसको आम भाषा में आप कह लो एनिमल रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। तो एनिमल रिप्रोडक्शन फील्ड के अंदर जो है 3-4 अलग अलग विभाग होते हैं, जिसमें बांझपन एक है, जी डॉक्टर साहब। जिसमें आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि खासकर जो भैंसें होती हैं वो हीट में नहीं आती टाइम पे। तो जब मान लो कोई पशु आपने पाल रखा है, किसी किसान ने पाल रखा है, वो टाइम पे गाभिन नहीं होगा, ये तो उससे जो उस किसान के लॉस बढ़ेंगे, क्योंकि वो खड़ा खड़ा खाएगा ही सिर्फ। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इस करके जो है उस एरिया में भी मेरा रिसर्च रहता है इनफर्टिलिटी पे। जी डॉक्टर साहब। इसी तरीके से फिर आप लोगों ने सुना हो, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो उसके लिए जो सीमन तैयार किया जाता है, जी वो बढ़िया नस्ल के जोटों से, सांडों से तैयार किया जाता है। जी डॉक्टर साहब। बुल से तैयार किया जाता है, कैटल बफलो बुल से। जी तो उसके अंदर मैंने मेनली जो मेरा मास्टर्स डिग्री के अंदर मैंने काम करा था कि भाई कैसे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। जी। तो ऐसे बहुत टाइप की रिसर्च देखिए चलती रहती हैं, पर वो कितनी अप्लाइड होती है वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। जी जी। अभी भी मैं उसी लाइन में काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि जब पशु ब्यात में होता है, तो पशु की जब ब्यात आ जाती है, ब्याने का टाइम होता है, सूने का टाइम होता है,
तो उस टाइम पे जो है पशु में कई बार बच्चा घूम गया, खासकर गाय के अंदर, भैंस के अंदर बच्चा घूम गया, बच्चेदानी में पलटी आ गई, बच्चेदानी में बड़ पड़ गया, इस टाइप की बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। जी डॉक्टर साहब। जिसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, क्योंकि आम जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो बाहर हैं वो केसेस जो इतने सोफिस्टिकेटेड केसेस होते हैं वो नहीं हो पाते हैंडल। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रेफरल सेंटर्स के अंदर जो जैसे जैसे आम भाषा में हम पीजीआई बोलते हैं ना ह्यूमन में, जी जी तो सेम यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो पीजीआई की तरह ही है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जी तो उनमें ज़्यादा फैसिलिटी होती है। जी डॉक्टर साहब। और जिस यूनिवर्सिटी में अभी मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जी तो वहाँ पे जो है हम एक इस एरिया में भी काम करते हैं कि कैसे जो है फिर वो जो बाद में उस पशु को नुकसान जो होने वाले हैं वो आगे टाइम पे हीट में नहीं आएगा, अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा, इस काम में भी हम, इस एरिया में भी हम काम करते हैं। उसके साथ साथ एक आजकल देखिए एंटीबायोटिक्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स खूब यूज़ हो रही है। देखिए एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वो एंटीबायोटिक्स का जब देखिए दूध में भी आएंगी एंटीबायोटिक्स, दूध में भी आती है, मीट में भी जाती है, तो आदमी भी उसको कंज्यूम करता है जी। तो उन एंटीबायोटिक्स का क्या है असर जो वो कम होता जाता है धीरे धीरे पशुओं में भी और आदमियों में भी, क्योंकि उसका असर आदमियों पे भी जाता है, बिल्कुल जाता है जी। तो इस करके आजकल जो हम एक एरिया में काम कर रहे हैं कि जिसमें हम एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस कर दें जो बच्चेदानी के इन्फेक्शंस हैं उसको ठीक करने के लिए जी डॉक्टर साहब। तो इस टाइप के जो एरियाज़ हैं, तो हम प्रैक्टिकल हैं ये एरियाज सारे के सारे, क्योंकि आप अगर फील्ड कंडीशंस देखो तो 70 से 80% जो एनिमल की जो प्रॉब्लम है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है जी जी जी। जिसमें बांझपन आ गया, रिपीट ब्रीडिंग होगी, बार बार फिरता है पशु, या हीट में नहीं आता, या फिर बच्चेदानी के इन्फेक्शन हो गए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो उस एरिया में हम ज़्यादातर काम करते हैं जो कि डायरेक्ट अप्लाइड है जी। डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई हैं जो पशुओं को पालते हैं, जब वो दूध, वो भैंस अपने टाइम से वो दूध नहीं देती तो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, और वो इंजेक्शन जितना हमें विशेषज्ञों से भी बात करी, उस इंजेक्शन से फिर वो कहीं ना कहीं वो कैंसर का रूप, बीमारियों का रूप, एक स्वरूप धारण कर लेता है। उस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि मेरी श्री प्रवीण भाई तोगड़िया जी से बात हो रही थी, वो कैंसर एक्सपर्ट रहे हैं, विशेषज्ञ बहुत बड़े लेवल पे। तो उन्होंने बताया कि जो हम पशुओं को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन देते हैं उसकी वजह से भी आदमी को ये कुछ बीमारियों का प्रभाव रहता है। तो उस विषय पे कुछ आप दें। देखिए, ऐसा कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है जो ये चीज़ कहता हो, लिटरेचर की बात मैं कर रहा हूँ, साइंटिफिक प्रूफ ऐसा कोई नहीं है जी कि इंजेक्शन लगाया और उससे जो दूध आया और वो पिया बंदे ने और उससे कैंसर हो रही हो कंटिन्यूस कंजप्शन करके। अच्छा जी। तो इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है? नहीं जी, कहता हूँ ऐसी मैंने तो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। दूसरी चीज़ क्या है, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो इंजेक्शन किस पर्पज़ से लगा रहे, क्योंकि दूध के अंदर यूँ ही नहीं है कि उस इंजेक्शन से ही, दूध के अंदर बहुत टाइप की मिलावट हो सकती है जो मिलती भी है मार्केट में। बड़ी सारी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, ख़राब दूध पकड़ा गया, इस टाइप की जो चीज़ें चलती रहती हैं, लोग करते रहते हैं। तो वो, और जो चीज़ आपने मेरे से पूछी वो थोड़ा सा मैं वेरी करता हूँ उस चीज़ में, वो डिफरेंट है जी। देखिए, जो टीका लगाते हैं दूध निकालने के लिए वो क्या है, वो है ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है जी डॉक्टर साहब। वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है बॉडी से निकलता है, ठीक है, जो गाय या भैंस है उनके दिमाग से निकलता है, वो दिमाग में कुछ जगह होती है उससे निकलता है, और वो ज़रूरी होता है दूध उतारने के लिए। अच्छा, हाँ, वो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है जो ना पशु पे ना फिजियोलॉजिकली उसका बॉडी के अंदर देखो वो निकलता है, ठीक है जी, वो निकलता है फिजियोलॉजिकली, तो वो उससे पशु जो दूध उतारता है, ठीक है। लेकिन कुछ भैंसों के अंदर खासकर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो दूध उतारना कुछ टाइम के बाद बंद कर देते हैं जी, बच्चे को भी नहीं पीने देंगी, ठीक है। तो कुछ लोग देखिए, अब अगर मान लो उस पशु का अगर आप दूध नहीं निकालोगे तो उसमें वैसे थनैला रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। लेकिन
अगर उसको आप इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हो, जो ये मेरा पर्सनल मानना है, जी। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ना जी, कुछ और इसमें, मतलब किसी के ओर से कोई लिंक नहीं है। जी डॉक्टर साहब। तो जो मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप मान लो उसको यूज़ करके और निकाल रहे हो दूध, तो मैं मानता हूँ कि वो दूध छोड़ने से ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। दूसरी चीज़, अपने जो इंडियन कंडीशंस के अंदर क्या है, ज़्यादातर जो दूध बंदा पीता है या तो दूध उबाल के पिएगा, ठीक है। या चाय बनेगी तो भी उबलेगी। जी डॉक्टर साहब। तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, वो जो हार्मोन है अगर वो निकला भी है, अगर वो दूध में भी आया है, तो उस दूध वाला हार्मोन जो है वो ऑटोमेटिकली उबलने के बाद टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है डॉक्टर वो साहब। टूट जाता है। जी। नंबर 3 चीज़, वो अगर हम दूध पीते भी हैं जी। तो हमारे जो शरीर के अंदर जब वो पेट में जाता है दूध, तो पेट में एसिड है हमारे, ठीक है डॉक्टर साहब। वो एसिड भी उसको जो है डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो मेरा तो पर्सनल, जो मैंने साइंटिफिक भी आपको ये बताया, तो मेरा तो पर्सनल ये है कि या तो इस चीज़ पे सोफिस्टिकेटेड रिसर्च हो जी जी। कि भी ऐसे एनिमल्स रखे हैं आपने जो सिर्फ टीके पे दूध दे रहे हैं, ऐसे एनिमल रखे हैं जो टीके पे दूध नहीं दे रहे, जो नॉर्मल दूध दे रहे हैं, दोनों के दूध के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है। नंबर 1 चीज़, वो फ़र्क क्या ह्यूमन की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी डॉक्टर साहब। वो चीज़ एक टॉपिक ऑफ रिसर्च है। अच्छा। हाँ, ऐसे देखो बहुत सारी मिथ भी जो जी। चलती रहती, मैं तो इसको मिथ ही बोलता हूँ, पर्सनल मेरा जी, व्यू ऐसा जी है। डॉक्टर साहब। बाकी देखिए, जो लोग कहते हैं ह्यूमन साइंस वाले, मे बी दे हैव सम प्रूफ, पर मुझे तो नहीं लगता, बाकी जी। अपना अपना। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपसे चर्चा हो रही है, जो किसान भाई पशु पाल रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अपने पशुओं के ठीक प्रकार से रख रखाव, उनकी देखभाल कर सके, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जो हमारा किसान है, खासकर जो इंडिया के अंदर अगर आप बात करी जाए, तो किसान जो है ना, वो मध्यम वर्ग के और स्मॉल वर्ग के फार्मर ज़्यादा है, जिसके पास 2.5 से 5 एकड़ के बीच की ज़मीन है ज़्यादातर। आजकल तो और जो पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी घटती जा रही है। जी डॉक्टर साहब। तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, जब मान लो एक बंदे के 4 बेटे हैं, उसके 4 किले थे, तो 4 बेटों में बट गया तो एक ही हो गया। बिल्कुल। 2 थे तो 2 हो गए, तो घट तो गया। जी। तो घटने के बाद जो है, और वैसे भी जो है ज़मीन की एक लिमिट है कि वो कितना आपको उपजा के देगी। जी डॉक्टर साहब। और उस ज़मीन के साथ साथ जो अगर आप पशुपालन भी करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये है कि पशुपालन भी आप साथ साथ कर रहे हैं और आप खेती भी साथ साथ कर रहे हैं। जी। तो दोनों का जो है एक दूसरे के साथ जो सप्लीमेंटेशन होता रहता है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें, पशुओं से जो खाद आएगा आप अपने खेत में यूज कर लो, जी। उसी खेत का कुछ हिस्सा जो है आप पशुओं के चारे के लिए यूज कर लो। जी। तो ज़्यादातर जो है ना, आपस की डिपेंडेंसी के साथ साथ आपका मॉडल ऐसा निकल के आता है कि आपके फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। और पशुधन में फ़ायदा आज के टाइम पे ज़्यादा, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीमें निकाल रही है। जी। हरियाणा गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जी। और बहुत ज़्यादा ध्यान है सेंट्रल। देखिए 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नई मिनिस्ट्री बन गई। ठीक है। सिर्फ पहले जो है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता था, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता था। ठीक है। पर टाइम की डिमांड देखिए कि टाइम की डिमांड ये है कि इनकम बढ़ानी है किसानों की, कैसे बढ़ाई जाए। अब एग्रीकल्चर लैंड घटती जा रही है। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड की एक लिमिट है कि वो कितना उपजाऊ होगी, कितना आपको फसल देगी, पर महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ तो अगर पशुधन साथ में रखेगा किसान, तो पशुधन रखने के साथ साथ जो है उसकी आय बढ़ सकती है। जी डॉक्टर साहब। ज़्यादा स्कोप है पशुधन के साथ साथ। जी जी। आजकल तो बड़ी डेयरी फार्मिंग की भी जो स्कीमें गवर्नमेंट की आई हुई हैं, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जी जी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। जी। और आज के टाइम पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है 1 से 1.5-2% तक है। जी। और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है 7-8% पे ग्रो कर रहा है। जी। तो और एग्रीकल्चर के अंदर जो है एनिमल हस्बेंड्री की आज के टाइम पे 35% के करीब कंट्रीब्यूशन है टोटल एग्रीकल्चर में। जी डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं डाटा की, और वो आने वाले 10 साल में 50% पहुंच जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। तो ऐसा नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर खूब स्कोप है।
दूसरा, मैं जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना माने जो वेटनरी कर रहे हैं कि भाई मेरा को एमबीबीएस में नहीं हुआ एडमिशन तो वेटनरी में होगा तो कुछ ख़राब हो गया, नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है। ठीक है। वेटनरी जो है मैं मानता हूँ मेडिकोज से आप ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे बिना बोलने वालों की आप जो पशुओं के साथ रहेंगे, पीड़ा को ठीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप देखिए कितना बढ़िया काम आप कर रहे हैं। आदमी तो आएगा पेट में दर्द आके बता देगा जी मेरा पेट में दर्द है, ठीक कर दो, दवाई दे दो। भैंस थोड़े आके बोल लगी कि भाई मेरे पेट में दर्द है। जी। तो आप अनबोल की सेवा कर रहे हो। आजकल तो खूब स्कोप बढ़ रहा है, रैबिट फार्मिंग लोग कर रहे हैं, पिग फार्मिंग कर रहे हैं, खूब जो है काफ़ी लोगों का इस तरफ आ रहा है। गवर्नमेंट भी अच्छे जो है वेंचर्स दे रही है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है जी। डॉक्टर अमरजीत बिस्ला जी, अभी आप युवा हैं, इस फील्ड में बहुत कुछ करना है, तो मिशन क्या है डॉक्टर बिस्ला जी का? जैसे बचपन से लेकर अब तक की यात्रा, गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर, क्या हम इन फ्यूचर हम देख पाएँ कि डॉक्टर बिस्ला, अमरजीत बिस्ला जी को भी एक नोबेल प्राइज़ के रूप में हम अचीव कर पाएँ, देश को गौरवान्वित कर पाएँ? देखिए, नोबेल प्राइज़ वाली तो बात मैं नहीं कहूँगा कि भाई देखो प्राइज़ क्या है। बंदे की देखो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ज़रूर, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है कि उसमें आप क्या योगदान दे सकते हो, आपको अच्छा सोचना चाहिए। तो मेरा तो हाल फिलहाल बंदे को देखो एक लंबा टारगेट भी रखना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स में भी बात करनी चाहिए। तो मेरा हाल फिलहाल तो देखिए यही है कि मैं जो करता हूँ अभी रूटीन वर्क मेरा, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, क्लिनिकल एक्टिविटीज़ में भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, क्लिनिकल केसेस देखता हूँ। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस होती है हम छोटे छोटे टारगेट बना के उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, छोटी छोटी अपनी रिसर्च लेके, फिर उसके बाद जो हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो छोटे टारगेट हैं। अभी मेरे को डॉक्टरल डिग्री भी करनी है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं डॉक्टरल डिग्री जब करूँ तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करूं, तो उसमें कुछ और अच्छा नई टेक्निक सीखूं मैं, जो मैंने नहीं सीखी है, या जो बहुत सारी चीज़ें, हर एक बंदा सारी चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके फील्ड में जो और भी सीखने लायक है, तो वो सीखूं मैं, और बस ऐसे ही सेवा करते रहें देश की, ऐसे चलता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दर्शकों, क्योंकि डॉक्टर अमरजीत बिस्ला जी की जो यात्रा है इसको छोटे ही इंटरव्यू में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे, फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने ग्रामीण परिवेश की यात्रा करके और एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।